Hello everyone, welcome back to the channel. So let's continue the chapter production function with the new topic, next topic, which is very important children for 6 marks, law of variable proportion. Important question for 6 marks. Let me repeat, this chapter carry 13 marks from which there is a chapter production function. From this chapter, the certain terms which we had discussed in the previous chapter can be asked for 1 mark, and this is the very important topic for 6 marks. So let's start it. लॉ विल प्रोपोर्शन है क्या? आपसे एग्जाम में पूछा जाए एक्सप्लेन लॉ विल प्रोपोर्शन, व्हाट यू विल एक्सप्लेन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय कीपिंग वन फैक्टर फिक्स्ड एंड अदर वेरिएबल अ स्टेज मस्ट कम व्हेन एमपी स्टार्ट डिक्लाइन. एक स्टेज ऐसी जरूर आती है जब एमपी हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. बेटा जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, हम कॉन्टिन्यूटी में प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 फैक्टर्स यूज़ करते हैं जिसमें वन हमारा फिक्स्ड रहता है और अदर फैक्टर वेरिएबल रहता है. वन इज़ फिक्स्ड एंड अदर वन इज़ वेरिएबल. तो एक स्टेज ऐसी ज़रूर आती है जब हमारी एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. हमने पिछले लेक्चर में एक टेबल की थी जिसमें हमने देखा था कि एमपी एपी दोनों ही फॉल हो रही थी, दोनों नीचे आ रही थी, लेकिन एमपी तेज़ी से बढ़ रही थी, तेज़ी से घट रही थी. क्लियर? सो वी विल सी इन दिस लेक्चर टुडेज. So what is law of variable proportion? It says that the MP initially rises. MP पहले बढ़ती है जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है. जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी हमने सपोज लैंड और लेबर 2 फैक्टर्स लिए. लैंड हमारी फिक्स है, लेबर हमारे वेरिएबल फैक्टर है. लैंड हमारी फिक्स ही रहती है जनरली. अब लेबर जैसे जैसे हम राइज करेंगे वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लेबर काम चोर हो जाएगी, शकर हो जाएगी, काम नहीं करना चाहेगी. तब हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल तो बढ़ गया, लेकिन काम चोर होने के कारण हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. इवन वो नेगेटिव भी हो जाएगी एक टाइम पे. इट विल बी क्लियर चिल्ड्रन थ्रू अ टेबल. नो नीड टू बी पैनिक. नाउ देयर इज अ टेबल. अब टेबल के थ्रू आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारी लैंड देखो फिक्स फैक्टर हमने रखा है, टोटली फिक्स है. लेबर राइज हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 राइज हो रही है. हम पहले यहीं से लैंड और लेबर फिक्स लिख लेते हैं. अब हम टीपी का रेट शो करते हैं. दिस इज अ वेरी इजी टेबल चिल्ड्रन. इट्स बेटर टू नोट डाउन दिस टेबल इन योर नोटबुक्स. देखो टीपी राइज हो रही है, पहले फर्स्ट स्टेज में टीपी राइज हो रही है. अभी स्टेज को आप भूल जाओ, अभी सिर्फ टेबल बना रहे हैं हम लोग. 259. अभी 259 कैसे लिखा है मैंने? जब एक सेम लाइन के ऊपर मैंने 1 लेबर लगाई, 1 पर्सन काम करता है, तो मुझे प्रोडक्टिविटी 2 यूनिट्स की देता है. उसी लैंड के ऊपर जब मैं 2 लेबर लगाती हूँ तो मुझे 5 की प्रोडक्शन मिलती है. मैंने गैप क्या रखा है? इंक्रीजिंगली. 2 + 3 5, 5 + 4 9, यानी 2 3 4 का गैप रखा है. देखो इजीली, कुछ डिफरेंट नहीं बनाई टेबल, 2 3 4 का गैप रखा है. हम चाहें तो एक कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में पहले एमपी लिख सकते हैं ताकि टीपी हमारी इजीली बन जाए. हमें पता है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बेटा. चलो हम एमपी एक साइड में भी लिख सकते हैं. पहले हमने सपोज लिखा 2 3 4, पहले इसको एमपी को बढ़ता हुआ दिखा दिया, दैन इसको डिक्रीज होता दिखा रहे हैं, फिर से डिक्रीज होगी 3 2 1, फिर एक टाइम पे 0 भी हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी. क्यों होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. बट अगर हमें टेबल बनानी है, हमें पता चल ही जाएगा क्यों बनाते हैं, तो बेटर है हम पहले ही बता दें कि हम ऐसा कर सकते हैं. तो हमने एक एमपी का अलग कॉलम बनाया, पहले एमपी का रेट लिख लिया ताकि टीपी बनानी ईजी हो जाए. और नहीं तो हम डायरेक्ट टीपी भी लिख सकते हैं माइंड में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके. तो 2 + 3 5, 5 + 4 9. देन देखो टीपी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. 9 से 12 हुई लेकिन गैप 4 से 3 का दिखा रहा है. दैन 12 + 2 14, दैन +1 15, दैन कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ. 15 पे रुक गई हमारी प्रोडक्शन और फिर डिक्रीज होना शुरू हो गई. अगर टीपी डिक्रीज हो रही है इट मीन्स एमपी हमारी डिडक्ट हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, डिमिनिशिंग जा रही है, नेगेटिव में जा रही है. अब टीपी फर्स्ट स्टेज में हमें दिख रहा है बेटा. देखो फर्स्ट हमें दिख रहा है, मैंने डिवाइड किया इसको यहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजेज रेट. टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजेज रेट. तो दिस इज़ नोन एज फेज 1. ये हमारा फेज 1 है. हमने इसे डिवाइड किया हुआ ग्रीन लाइन से, हमें ऐसे ही डिवाइड करके एग्जाम में दिखाना है. तो दैट इज़ फेज 1. इसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर कहते हैं. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मीन्स जहाँ शॉर्ट टर्म पीरियड में हम डिस्कशन कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म पीरियड में रिटर्न्स टू स्केल होता है जो आपकी हायर क्लासेस में आएगा. अभी हम रिटर्न्स टू सिर्फ फैक्टर कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन कंसेप्ट हम नहीं कर रहे. नेक्स्ट हमारा दिख रहा है कि टीपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से. यहाँ तक इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, सेकंड स्टेज कट गई यहाँ तक हमारी. तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहा है. नेगेटिव भी हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही दिखा रहा है. रिटर्न्स हमारा डिमिनिश है, नेगेटिव जा रहा है उसमें, लेकिन फेज 3 डिवाइड हो गई जब नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा है, यानी जब टीपी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ से हमारा थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है.
दिख रहा है हमें फर्स्ट फेज, दिस इन बिटवीन सेकंड फेज एंड द लास्ट वन इज थर्ड फेज. ये हमारे 3 फेजेस में डिवाइड हो गई टेबल. फर्स्ट फेज इज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड एंड थर्ड स्टेज विल कम इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स. I hope this table is clear, children. So let's move to the diagrammatic presentation now. Okay, let's start with the diagrammatic presentation, children. See, on OX axis we will show units of variable factor, and on OY axis we will show TP and MP. So I have divided the graph in 2 parts. On the first graph we will show TP, and in the second graph we will show marginal productivity. Children, with the free hand we will draw the shape of TP. देखो मैंने TP की शेप बनाई, ओरिजिन से स्टार्ट होती हुई थोड़ा S शेप में, किस शेप में, S शेप के अंदर हमारी TP की शेप जाएगी. अब MP किस बेसिस पे ड्रॉ करें, हमें यहाँ TP मैक्सिमम नज़र आ रही है इस पॉइंट पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ से एक, ये हमें यहाँ से TP हमारी मैक्सिमम थी. हमने क्या किया था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था बेटा, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. तो जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे जा रही थी वहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज है, यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स थे. इसके बाद बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी उसके बाद हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है. जहाँ हमने फर्स्ट स्टेज पे कट किया, यहाँ तक हमारा अप टू दिस पॉइंट देयर इज अ फर्स्ट फेज, ये हमारा फर्स्ट फेज है, दिस सेकंड फेज एंड रेस्ट इज थर्ड फेज. सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज हमने कैसे डिवाइड किया बेटा, जहाँ हमारी टीपी मैक्सिमम थी वहाँ के बाद हमारा थर्ड फेज शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ के बाद टीपी डिमिनिश है. लेट मी से, फर्स्ट फेज में हमारा टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. आफ्टर दिस टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट. व्हेन इट बिकम्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, सपोज इट इज L, आफ्टरवर्ड टीपी स्टार्ट डिमिनिश. जब टीपी डिमिनिश हो जाती है तो हमारे एमपी का रिलेशन टीपी के साथ कैसा रहेगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं इस पॉइंट की बात करूं, जहां फर्स्ट स्टेज से हम सेकेंड स्टेज की तरफ एंटर करते हैं, उस पॉइंट को मैं K से डिनोट कर रही हूँ, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स जब हम सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, फर्स्ट फेज से बाहर जाते हैं, यानी जब हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है चिल्ड्रन. सो दैट इज द स्टेजेस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज. नाउ अब एमपी का टीपी के साथ कैसा रिलेशन है वो हमें कंबाइंड डायग्राम शो करना है बेटा, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन which will be shown in this form only but in 2 parts. जब टीपी इंक्रीजिंगली बढ़ रही थी, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस. उसके बाद यहाँ टीपी एमपी हमारी मैक्सिमम हो गई, स्टॉप हो गई. जब टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ रही थी. When TP increases at decreasing rate in second returns, MP decreases but positively. Clear? And when TP becomes maximum, MP हमारी 0 हो गई थी. और जब TP हमारी diminish हुई तब MP हमारी नेगेटिव हो गई. Clear? When TP increases at increases rate, MP also increases. When TP increases at decreasing rate, MP also decreases. When TP becomes maximum, MP becomes 0. When TP starts diminish, MP becomes negative. Clear? That is a diagrammatic presentation of TP and MP. Explanation of those increasing returns to a factor and diminishing returns to a factor, children. First, in increasing returns to a factor, जिसमें हमारा फेज 1 आता है, उस स्टेज में हमने पढ़ा कि टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, तब एमपी भी इंक्रीज हो रही है अपने मैक्सिमम पॉइंट तक. इसके कुछ रीजंस हैं. क्या कारण है कि टीपी उस स्टेज में बढ़ रही है फर्स्ट फेज में हमारी, ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. जब तक हमारा फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज रहेगा, जब तक हम उसका पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते, तब तक वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ही देगा, यानी उसके अंदर अभी और ताकत है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है हमें. सेकेंड इज सुटेबल प्रोपोर्शन बिटवीन फैक्टर, या मैं ये कहूँ कि फैक्टर्स के बीच का जो तालमेल है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन है फैक्टर्स के बीच में. जब तक बेटर कोऑर्डिनेशन, हमने पढ़ा कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें बैटर कोऑर्डिनेशन था 1:1, 1:2, 1:3 का, तब तक प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, यानी कि लेबर कामचोर नहीं है, तब तक बहुत अच्छे से काम कर रही है. बैटर कोऑर्डिनेशन है लैंड और लेबर के बीच में, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, तब तक प्रोडक्टिविटी ग्रेटर आ रही है. दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स दे आर गिविंग.
थर्ड, लेबर यूटिलाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स कि सपोज करो मैं इकोनॉमिक्स अच्छा पढ़ा सकती हूँ, तो मुझे अगर अकाउंट्स में डाल दोगे तो मेरी वहाँ लेबर रिड्यूस हो जाएगी, मैं वहाँ बहुत अच्छा काम नहीं कर पाऊँगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स को भी असर होगा, राइट. तो जहाँ जिस चीज़ में हम स्पेशलाइज होते हैं हमें उसी काम में डाला जाता है. तो जब आप स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लेबर को उनके काम में डालते हो तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही देंगी. यानी जब हमने लेबर को यूटिलाइजेशन, उनका यूटिलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग किया, जब बैटर कोऑर्डिनेशन चला जब तक, और जब तक फिक्स फैक्टर का पूरे तरीके से यूज़ नहीं हुआ तब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स वो हमें देते रहे. नेक्स्ट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करें तो दो फेज आते हैं, फेज 2 एंड फेज 3. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज 2. फेज 2 में टीपी बढ़ रही थी लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी, और एमपी डिक्रीज हो रही थी लेकिन पॉजिटिव थी. अभी जीरो नेगेटिव नहीं हुई थी फेज 2 में, फेज 3 में जाने तक वो नेगेटिव हो गई थी. रीज़न क्या था इसका? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. अब जब फिक्स फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया था 1:4, 1:5 की रेशो के बीच में, तब फिक्स फैक्टर का जरूरत से ज़्यादा, यानी एक लैंड के ऊपर आप 3 लेबर तक की रिक्वायरमेंट है, 4 लगा दोगे तो ऑब्वियसली काम नहीं होगा. पहला सोचेगा दूसरा कर लेगा, दूसरा सोचेगा तीसरा करेगा, तीसरा सोचेगा नेक्स्ट कर लेगा, हमें क्या करना है, उससे काम कोई भी नहीं करेगा, काम गड़बड़ा जाएगा, काम नहीं हो पाएगा ठीक से. तो वहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न्स आना शुरू हो जाता है. तो जब हमारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, फैक्टर्स के बीच में तालमेल फिनिश हो जाता है. अब देखो 1:4 चाहिए 3 थे, लगा दिया हमने 4. अब हर कोई काम चोर हो गया, पहला काम दूसरे पे डालेगा, दूसरा तीसरे पे डालेगा. वो एक दूसरे पे डालने से क्या होगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे. अब फेज 3 की बात करते हैं. फेज 3 में हमारा क्या था कि टीपी भी गिर रही है, एमपी भी गिर रही थी, लेकिन एमपी नेगेटिव हो गई थी क्योंकि टीपी ने डिमिनिश होना स्टार्ट कर दिया था, तो एमपी हमारी नेगेटिव हो गई. रीज़न क्या है? द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट बिकम्स टू लार्ज. जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो ओवर से भी ज़्यादा यूटिलाइज हो गया, जिससे क्या हुआ कि फिक्स फैक्टर ने डिक्लाइन होना शुरू कर दिया. फिक्स फैक्टर की जो इंपॉर्टेंस थी वो बिल्कुल फिनिश हो गई, जिससे टीपी डिक्लाइन हो गई और एमपी भी हमारी नेगेटिव होना शुरू हो गई. क्लियर? नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टीपी एंड एमपी. पहले टीपी की बात करते हैं. फर्स्ट फेज में टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. वहाँ टीपी हमारी कन्वेक्सिटी शो कर रही है. क्या थी टीपी की शेप हमारी? एस शेप. तो टीपी पहले हमारी कन्वेक्सिटी को शो कर रही है. इन सेकेंड फेज टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तब टीपी हमारी कनकेव हो गई थी. इन थर्ड फेज टीपी कर्व इज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही थी. लुक्स लाइक अ, सो इट लुक्स लाइक अ, व्हाट इज द शेप ऑफ टीपी? इट लुक्स लाइक अ एस शेप्ड. What is the shape of TP? S-shaped curve. This is an important question, children, for 1 mark. Please note it. 1 mark question. What is the shape of TP curve? It looks like a S-shaped curve. Now about MP. In first phase, children, MP rises. Therefore, MP curve is upward sloping. क्या shape थी MP की? Let me show you. ये शेप थी हमारी एमपी की. इन फर्स्ट फेज एमपी राइजेस. एमपी हमारी फर्स्ट बढ़ रही थी फर्स्ट फेज में, तो एमपी ऊपर की तरफ जा रही थी, अपवर्ड स्लोपिंग. सेकंड फेज में नजर आया कि एमपी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही थी, लेकिन एक्स एक्सिस से ऊपर थी. एक्स एक्सिस से हमारी जो एक्स एक्सिस है उससे अबव ही रही, पॉजिटिव रही. फाइनली एमपी नेगेटिव भी हो गई, नीचे भी आ गई. तो एमपी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक्स एक्सिस से नीचे भी आएगी. तो एमपी की शेप हमें क्या दिख रही है? इनवर्स यू शेप. कौन सी शेप है? इनवर्स यू शेप. चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर 1 mark. From these points, any question can be asked in true false form or in any form, filling the blanks, whatever, cross verifications, cross multiplication, whatever can be asked. Clear? Now, what is the relationship between AP and MP? Children, when अभी मैंने आपको वहाँ पीछे बताया AP और MP बढ़ती हैं तो दोनों बढ़ती हैं, MP तेजी से बढ़ती है. At that time, MP remain greater than AP. MP और AP जब घटती हैं तो AP MP से ऊपर रहती है. शेप दिख रही है हमें? तो MP नीचे है, AP ऊपर है. जब AP और MP दोनों बराबर होती है तो AP कांस्टेंट है और मैक्सिमम है. तो MP कहाँ कट कर रही है AP को? MP कट्स AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट्स. MP कट्स AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. MP AP को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट कर रही है. Again, I am showing the diagrammatic presentation of TP and MP to your children with some points. See. First, TP in the first phase, TP increases at increases rate, then it increases at decreasing rate, and the third stage it start diminish. जब TP increasingly बढ़ रही थी तो MP हमारी increase हो रही थी. जब TP diminishing rate से बढ़ रही थी तो TP हमारी MP भी हमारी diminish हो रही है, लेकिन पॉजिटिव है. जहाँ TP maximum हुई MP हमारी 0 है. जब TP ने diminish होना स्टार्ट किया MP हमारी नेगेटिव हो गई. यही पूरी एक्सप्लेनेशन साइड में आपको लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ लो. That is important for you children. These points can be asked in 1 mark also in true false form. आपकी जूनियर क्लासेस में आप लोग करते हैं ना मैच द फॉलोइंग,
दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है अब आप लोगों से, क्योंकि 20 मार्क्स के तो हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही हैं। अभी देखते हैं क्या न्यू चेंजेस आते हैं, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा कर दिए जाए, लेकिन अभी तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही रहना है। तो उसमें 1 मार्क्स में भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है आपसे। मोर ओवर ट्रू फॉल्स फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो क्या एमपी डिक्रीज होती है? सो व्हाट विल बी योर आंसर? फॉल्स। जब टीपी इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। क्लियर? सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई आई हैव शोन दिस डायग्राम अगेन टू यू पीपल। सो अब मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ फिर से टीपी। सी, हम टीपी ड्रॉ कैसे करते हैं। आई सेड इट अलाइक एस शेप, इस तरीके से। ये तो मैंने धीरे धीरे बनाई। अगर हमें डायग्राम पेपर में बनाना है तो हम फ्री हैंड से बनाते हैं इसको एक ही बार में। अगर हम धीरे धीरे इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से तो हमारी शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि गलत है। हमें एक ही बार में प्रॉपरली फ्री हैंड से डायग्राम बनाना है। आई रिपीट, in this form, this is the shape of TP and this is the shape of MP. Clear? I hope children this very important question, this very important topic is clear to you. Maintain your notes. If there is any query arise, you can ask personally. Till then, stay connected. Thank you. Have a nice day ahead. Stay healthy, people. Stay at home.